आप सभी का अभिनंदन है। नमस्कार। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है और मैं कहूंगा आज सुबह से देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अलग अलग तो दिखती है, मगर अगर सही तरीके से देखा जाए तो कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके आज बयान विभाजनकारी है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां खड़ी है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे समाचार है जो देश को जोड़ने वाले हैं। इन दोनों को यहां अपने अपने परिप्रेक्ष्य में रखना आवश्यक है। एक तरफ हमने देखा कि जमायत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी भोपाल में जब जमायत उलेमाए हिंद का गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही थी उसमें उनके बयान को सुना है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरी ओर हमने देखा है किस प्रकार SIR को लेकर अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग के पश्चात जिस प्रकार का बयान अखिलेश यादव जी ने दिया है वह न केवल भ्रामक है मगर वह भी विभाजनकारी है। और दूसरी तरफ आज हमने देखा है कि भारत का जो GDP ग्रोथ रेट Q2 का रिलीज हुआ है वह किस प्रकार एक ऐतिहासिक फिगर है 8.2% में। इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे इस प्रेस वार्ता में कि देश की विघटनकारी शक्तियां किस प्रकार देश की अच्छाइयों के ऊपर काला साया मंडराना चाहती है, काले बादल से उसे ढक देना चाहती है, मगर देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। तीसरा विषय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का, कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं है।
मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में हम सांस ले सके, ताकि हम स्वतंत्र हो सके। और यह जो साल चल रहा है, यह वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ साल चल रहा है। अर्थात वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखे हुए 150 वर्ष 1875 में लिखा गया था, उसे लयबद्ध 1876 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 1950 में उसे नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा है कि मदनी साहब ने आज यह भी कहा है कि मुसलमानों के लिए जिहाद बहुत पवित्र है, और जब भी उनको लगता है कहीं जुल्म हो रहा है तो वो जिहाद करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से, इन शब्दों के प्रयोग से कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो मूल भावना है, हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर कुठाराघात होता है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। साथ ही आज अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर। और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है, और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी जी और किस प्रकार राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक एसआईआर 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 करते रहे, और उसका नतीजा क्या रहा आप सबने देखा है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आरजेडी का जो समन्वय बैठक हुआ, जो चिंतन शिविर हुई आरजेडी की, उसमें बताया गया कि ये एसआईआर हमने बहुत कर लिया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे इससे हानि हुआ है। वही गलती अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, एक एंटीसिपेटरी बेल है। उन्हें पता है कि हार होने वाली है, उन्हें पता है करारा हार के साथ जो हाल आरजेडी का बिहार में हुआ, वही समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इसी कारण से अखिलेश यादव इस प्रकार के भ्रामक बयानों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एसआईआर के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी जो सुनवाई कर रहे थे मनोज झा जी के पिटीशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से एसआईआर के ऊपर अपना वक्तव्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा है कि बिहार में आप लोगों के मन में बहुत सी अनुशंसा थी, आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि न जाने एसआईआर से क्या हो जाएगा, बहुत सारे जेन्युइन लोगों के वोट कट जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट कटने के पश्चात एक भी व्यक्ति ने बिहार में कंप्लेंट नहीं किया।
और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि अगर हमें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रावधान में कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगी, मगर एसआईआर करना यह इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है और एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकती है और इसमें कोई गड़बड़ी अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। इतना कुछ कहने के पश्चात भी अखिलेश यादव एसआईआर के पीछे चुप रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक इत्यादि पर सुनवाई होने के बाद भी मदनी साहब कोर्ट के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये केवल और केवल इसलिए है कि आज का हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खास करके अन्नदाताओं के लिए 24 घंटे काम करने वाला हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान मोदी गारंटी के साथ आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान है। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले जो भारत का Q2 सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े रिलीज हुए हैं, उसमें आप देखिए जो अनुमान लगाया गया था इंटरनेशनल एजेंसीज इत्यादि द्वारा, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें अनुमान लगा रहे थे कि 6.5 से 7.2% या ज्यादा से ज्यादा 7% तक का एक जीडीपी ग्रोथ रहेगा। यह प्रोजेक्शन था इंटरनेशनल एजेंसीज का। मगर ये सब तोड़ते हुए, इन सब प्रोजेक्शंस को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट Q2 का भारतवर्ष में आया है। तो स्वाभाविक रूप से ये मोदी गारंटी केवल एक चुनावी नारा नहीं है, यह मोदी गारंटी वास्तविक रूप में जमीन पर काम कर रही है। जो चारों पहिए हैं, चाहे वो कृषि का पहिया हो अर्थव्यवस्था का, चाहे वो सर्विस सेक्टर का पहिया हो अर्थव्यवस्था का, चाहे वो उद्योग या इंडस्ट्री का पहिया हो अर्थव्यवस्था की, या डिजिटल पहिया हो अर्थव्यवस्था का, ये चारों पहिए एक सिंक्रनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 9.1% से आगे बढ़ रहा है। आप चिंता करिए टैरिफ को लेकर, अमेरिका और टैरिफ को लेकर जिस प्रकार की एक स्थिति यहां बनाने की कोशिश की गई थी, खास करके विपक्ष द्वारा और राहुल गांधी द्वारा, कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उसके बावजूद, ये टैरिफ के डर के माहौल को बनाने के बावजूद आज जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। ये दिखाता है कि इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसीज आर सेट इंटरनली इन सच अ फंडामेंटल मैनर दैट इट कैन नॉट बी काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड और इवन डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं अर्थव्यवस्था की, वो इतनी शक्तिशाली हैं कि विदेशी शक्तियों द्वारा या बाहरी शक्तियों द्वारा उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। यह 8.2% जीडीपी यही दर्शाता है। पिछले तिमाही में, जब पिछली बार तिमाही का रिजल्ट आया था, वो 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट था। वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 8.2% रिकॉर्ड पे आज हम पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से न मदनी जी को यह अच्छा लग रहा है और न अखिलेश जी को यह अच्छा लग रहा है। और आज ममता जी के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा और ममता जी से ये दरख्वास्त भी करना चाहूंगा कि वह भी हाईकोर्ट का सम्मान करें। मालदा में 2017 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड रिलीफ का जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया था, लगभग 80 पंचायत प्रमुख और जिलों के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ये जो आक्षेप लगाया गया था पिटीशनर द्वारा कि ये 80 पंचायत के अध्यक्ष टीएमसी के और जिला अधिकारियों ने मिलकर के मनी साइफन किया है। 14,000 लोगों को मुआवजा देना था 100 करोड़ रुपए का। उनके पास, उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाके दूसरे के अकाउंट में टीएमसी ने ये पैसा ट्रांसफर किया ताकि यह पैसा टीएमसी के पास आए। और एक्टिंग चीफ जस्टिस और दूसरे एक जस्टिस, दोनों के खंडपीठ ने जब ये सुनवाई की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आखिरकार हमने तो पिछली बार कहा था इस पे सीएजी कैग की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। जो प्रथम रिपोर्ट आया था, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑन द मालदा स्कैम, उसमें तो इंगित किया गया था कि कहीं ना कहीं स्कैम है। मगर दूसरे रिपोर्ट को बंगाल की सरकार ने अभी तक क्यों नहीं सबमिट किया है? यह सवाल कलकत्ता हाईकोर्ट के खंडपीठ ने पूछा है, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी शामिल है, और निर्देशित किया है कि जब अगली सुनवाई होगी, जो कि 15 दिसंबर को है,
उस समय सीएजी को भी अपनी दूसरी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। और जो एलिगेशन लगाने वाले थे उनका कहना है कि सीएजी और सरकार के बीच में कल्यूजन है, तभी सरकार को बचाने की कोशिश सीएजी कर रही है बंगाल के अंदर। तो आप देखिए, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर छलांग लगा रहा है, और दूसरी ओर चाहे वो मदनी जी हो जो जिहाद करना चाहते हैं इस ग्रोथ के खिलाफ, चाहे एसआईआर को लेकर भ्रामक बयान अखिलेश यादव देकर लोगों को भ्रम की परिस्थिति में डाल रहे हैं। देश की जनता जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी देश को आगे लेने वाली गारंटी है। इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, ना कि विभाजनकारियों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।